बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। क्या आप समझते हैं कि कोई मर्ज़ लाइलाज हो सकता है? अगर अल्लाह पाक ने किसी मर्ज़ को पैदा फरमाया है तो लाज़मी तौर पे उसकी दवा भी उतारी है। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशंस फैलाई जाती हैं इस हवाले से कि जी फ़लाँ मर्ज़ लाइलाज है, फ़लाँ का इलाज नहीं हो सकता, फ़लाँ मर्ज़ के लिए दवाइयाँ आपको जब तक आपकी आखिरी सांस जिस्म से निकल ना जाए तब तक आप दवाइयाँ खाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है जी दमा के मुतालिक। तो वीडियो थोड़ी सी तवील होगी, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें और बगौर वीडियो को देखें और मर्ज़ के मुतल्लिक़ पूरी आगाही हासिल करें। इसमें हम बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि दमा है क्या, नंबर 2 दमा की अक़साम कितनी हैं, नंबर 3 हर किस्म के दमे की अलग अलग दवा और उसका अलग अलग परहेज़। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में आ जाएंगी, आप जान जाएंगे, तो फिर आपके लिए दमा का इलाज जो है, एक जो डॉक्टरों ने एक जहन में चीज़ घुसाई हुई है कि जी नहीं, दमा जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और आप जब तक ज़िंदा हैं आपने दवा लेनी है। ठीक है, अदरवाइज़ आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जी दमा आखिर लाइलाज क्यों है, इसको लाइलाज क्यों कहा जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो इरिवर्सिबल हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में से कोई ऑर्गन मिस हो जाए, निकाल दिया जाए या ख़त्म हो जाए बिल्कुल, ठीक है, तो फिर तो बात समझ में आती है कि जी जब एक जिस्म में एक उज़्व है ही नहीं तो उसका नेमल बदल चुके नहीं है तो फिर वो लाइलाज है। जो भी उसके नतीजे में अलामात ज़ाहिर हो रही हैं बीमारी की शक्ल में, वो सारी की सारी लाइलाज होंगी। जैसे मिसाल देता हूँ कि पित्ता निकाल दिया जाता है जी। ठीक है, जब पित्ते में पत्थरियाँ पैदा हो जाती हैं तो बजाय इसके कि ऐसी दवाइयाँ दी जाएं कि जिन अद्वियात से पित्ते की जो पत्थरियाँ हैं वो तहलील हो जाएं, उसकी बजाय किया क्या जाता है जी, पित्ता निकाल दिया जाता है। तो जब पित्ता जिस्म से निकल जाता है तो उसके बाद ये होता है कि जी मरीज़ सारी उम्र के लिए जो है वो बदहज़मी का मरीज़ हो जाता है, कोई सख्त चीज़ वो हज़म नहीं कर पाता। तो ये वाकई में जो है वो लाइलाज हो जाता है, क्योंकि जिस्म में से हमने एक पुर्जा निकाल के फेंक दिया। ठीक है, एक उज़्व हमने उसमें से निकाल दिया। वो लाजमी बात है कि फ़जूल तो नहीं था। पित्ता बुनियादी तौर पे जिस्म में कुदरती तौर पे अल्लाह ने उसके अंदर बेस रखी है जो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जब एसिडिटी को कंट्रोल करने वाली वो जो बेस है वो ख़त्म हो गई, यानी केमिस्ट्री के बुनियादी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब हम एसिड को न्यूट्रल करना चाहते हैं तो हम उसे बेस देते हैं। ठीक है, कुदरती तौर में पित्ते की जो बेस थी वो जिस्म में मौजूद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद एसिडिटी को कंट्रोल करती थी। जब वो जिस्म से निकल गई तो एसिडिटी अब जो है वो तेज़ाबी जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो अब जो है वाकई में इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि पित्ता गैर हाजिर है। लेकिन दमा में तो ऐसा नहीं है। दमा में हमारे जिस्म से फेफड़े कहीं नहीं चले गए, कोई ऐसा मसला नहीं हो गया कि जो अल्लाह माफ़ करे कि ठीक ना हो सकता हो। फिर ये जो है वो क्यों हमें बार बार एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि जी ये ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं कि जी एलर्जी है और एलर्जी इरिवर्सिबल होती है। सबसे पहली चीज़ है, बुनियादी तौर पे छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल देके मैं समझाना चाहूँगा, बिल्कुल सादा से अल्फाज में, सादा से तर्ज़ बयान में, कि एक आम आदमी समझ सके कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी बुनियादी तौर पे बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप एक ग़िज़ा को नापसंद करते हो, आपको बिल्कुल पसंद ना हो और आपको वो ज़बरदस्ती खिलाई जाए तो क्या होगा, उल्टी आ जाएगी। यानी कुछ ग़िज़ाएँ, ठीक है, और कुछ जो हैं वो बाहर से हमारे जिस्म में दाखिल होने वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पे खुशबू है, डस्ट है, ठीक है, इसके अलावा धुआं वगैरह है, तो जिस्म बड़ी तेज़ी से इसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है और उसके रिएक्शन की वजह मैं बाद में बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो जिस्म जब उस बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है तो उसे दमा कह दिया जाता है कि जी दमा है, एलर्जी है, और एलर्जी नाकाबिले इलाज है, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये सादा सी दमा की एक तारीफ़ हो गई। अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है, हमारा जो सांस लेने का निज़ाम है, क्योंकि दमा बुनियादी तौर पे सांस की बीमारी है। ठीक है जी, तो होता ये है कि हमारा जो
निज़ाम तनफ़ुस है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे कि जो हमारे निज़ाम तनफ़ुस को मुतवाज़न बनाती हैं और इसे एक मुकम्मल स्टेबल निज़ाम के तौर पे मार्ज़ वजूद में लेके आती हैं। सबसे पहली चीज़ है जी कि हमारे जो निज़ाम तनफ़ुस का सबसे बड़ा हिस्सा आप कह लें कि जी वो है फेफड़े। ठीक है, तो फेफड़ों के अंदर जो इसका मॉइस्चर है, जो नमी है, इसका बढ़ जाना, कम हो जाना या सांस की नालियों में वर्म का आ जाना, ये 3 वजूहात हैं जिनकी बिना पे दमा का मर्ज़ होता है। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको तिब्बी लिहाज से करते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं दमा की अक़साम को, तो हम इस तरह से करते हैं कि जी पहली है खुश्क दमा। ऐसा दमा कि जिसमें बलगम का अखराज ना हो। आपने देखा होगा अक्सर के ये जो जब ऑक्सीजन लगाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो ऑक्सीजन खुश्क नहीं हो रही होती, बल्कि वो पानी में से क्रॉस होकर आ रही होती है, वो नम होकर आ रही होती है, ताकि आपकी जो सांस की नालियां हैं वो खुश्क होके उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है जी, तो खुश्क दमे की चंद अलामात मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए और आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ है जी, खुश्क दमे का मरीज़ जो है वो आम तौर पे उसकी जिल्द का रंग यानी चेहरे की रंगत जो है वो हल्की स्याही माइल होगी। ठीक है, हल्की स्याही माइल होगी या सुर्ख रंगत होगी, बिल्कुल तमतमाता हुआ चेहरा होगा। ठीक है, तो शिफा के उसूल के नाम से जो मैंने शुरुआती वीडियोस बनाई थी मिजाज को समझने के हवाले से, अगर आप उसमें जाके खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मिजाज को आप देख लें तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, मिजाज के हवाले से, शिफा के उसूल के हवाले से, तो वो तीनों वीडियोस आपने देख लेनी है ताकि आप मिजाज को समझ सकें और इसका बाकायदा इलाज हो सके। ठीक है, खाली एक वीडियो बना के कि जी बस एक टोटका बताएंगे और वो मसला ख़त्म हो जाएगा, टोटकों से मर्ज़ नहीं जाते, ना ये टोटकों से दमा जाता है। और इसीलिए तो पुराने लोग कई कहते थे कि जी दमा दम से जाता है, यानी दम निकलेगा तो दमा जाएगा। ये भी एक हद तक गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मर्ज़ पैदा किया है उसका इलाज भी ज़रूर पैदा किया है। ठीक है, तो खुश्की में जब खुश्क दमा होगा मरीज़ को तो उसकी चंद निशानियां नोट करें। सबसे पहले चेहरे पे हल्की स्याही आएगी या बहुत सुर्ख चेहरा हो जाएगा, वो खुश्की गर्मी की अलामत होगी। ठीक है, तो नंबर 1। नंबर 2, कब्ज़ रहेगी और मैदे में खुश्की होगी, सीने में जलन होगी, भूख नाकाबिले बर्दाश्त होगी और ये जो स्किन है ये बिल्कुल पतली होगी। ठीक है, मोटी स्किन नहीं होगी बल्कि पतली होगी और चेहरे के खदोखाल के हिसाब से मरीज़ का चेहरा गाल पिचके हुए होंगे। ठीक है, खुश्की की अलामत, नसें जिस्म की उभरी हुई होंगी। तो ये चीज़ें हैं कि जिनसे हम शनाख्त करते हैं कि मरीज़ जो है वो किस मिजाज से ताल्लुक़ रखता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं और मरीज़ जब सांस लेता है, जब उसको सांस होता है, आवाज़ बड़ी ज़ोर से आती है, बिल्कुल ऐसी आवाज़ पैदा होती है जैसे आरी चल रही हो। ठीक है, तो ये है जी खुश्क दमा की अलामात। अच्छा, अब इस हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दवा यानी दमे की अक़साम अलग हैं, तीनों किस्म के दमे की जो ग़िज़ाएँ हैं, जो परहेज़ है वो भी बिल्कुल अलग अलग है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दमा ठीक नहीं होगा। और मैं चंद सवाल हैं जो दमा के मरीज़ जो अगर इस जो वीडियो को सुन रहे हैं या आपके खुदा न खास्ता घर में कोई है दमे का मरीज़, तो आप उससे पूछें कि जी ठीक है, आप इन्हेलर ले रहे हैं, आपका सांस जो है वो मुतवाज़न हो जाता है, आप नेबुलाइज़ कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, नेबुलाइज़र से भी आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की वक्ती मेडिसिन लेते हैं और उनसे आपका जो है वो दमे का आपको अटैक नहीं आता। लेकिन ज़रा गौर करें कि ये जो दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या उन दवाइयों से नए मसले मसाइल पैदा नहीं हो रहे? ठीक है, और फिर ये कहाँ का इलाज है कि जी दवा सारी उम्र चलेगी, आखिरी सांस तक दवा चलेगी? ठीक है, तो क्या यानी किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई है कि जी हाँ, अगर दमा हो गया तो बस ठीक है, अब मरते दम तक दवाइयों पे चलना है? ठीक है, तो इस चीज़ को अपने जहन से निकालें सबसे पहले, क्योंकि ये जो इसके पीछे पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी है। ठीक है, इसमें इंजेक्शन बनाने वाले लोग हैं, इसमें गोलियां बनाने वाले लोग हैं, इसमें
मुख्तलिफ़ किस्म के फिर इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी आ जाती है, ऑटोमेटिक नेबुलाइज़र आ जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन मशीन आ जाती है। तो ये जितनी पीछे इंडस्ट्री खड़ी है वो उसने एक चीज़ को पक्का किया है, हमारे अंदर एक परसेप्शन क्रिएट की है कि जी दमा है तो दमा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा ये लवाजमात है आप अपने घर में रख लें अगर दमा का कोई मरीज़ है। क्या आवाज़ आती है यार, ऐसे थोड़ी होता है। यानी एक मर्ज़ है, पैदा हुआ है, उसके लिए दवाई करें कि मखसूस टाइम तक दवाई मरीज़ खाए, उसके बाद ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये कहाँ का इंसाफ है जी कि एक मसला है, एक मर्ज़ पैदा हो गया है, ठीक है, अब उसके लिए दवाइयाँ चलती जा रही, धड़ाधड़ चलती जा रही हैं, और वो दवाइयाँ नित नए मसले खड़े कर रही हैं। ये नहीं है कि मरीज़ ठीक हो रहा है, मरीज़ बजाय ठीक होने के दिन ब दिन उसके साथ नए नए मसले खड़े हो रहे हैं। वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, दमा के मरीज़ों के, और वो दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, मसला हल नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने खुश्क दमे के मरीज़ की अलामात आपको बताई हैं, तो अब मैं खुश्क दमे के मरीज़ का इलाज आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। तो आपने करना ये है जी कि आपने अजवाइन खुरासानी लेनी है, ठीक है। अजवाइन खुरासानी आप हस्बे ज़रूरत ले लें और इसको अच्छी तरह आप साफ़ कर लें, इसमें से मिट्टी विट्टी आप निकाल दें, बारीक छलनी से इसको छान लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने लेना है एलोवेरा का रस, घी कवार बूटी का रस लेना है, और इस जो है अजवाइन खुरासानी है, इसमें आपने इतना घी कवार बूटी का रस डालना है कि ये बिल्कुल उसमें डूब जाए, ठीक है। आपने अजवाइन खुरासानी को पहले पाउडर कर लेना है, पाउडर करने के बाद आपने घी कवार बूटी के रस में इसको डाल देना है, ठीक है। और खुले बर्तन में डाल के आपने इसको रख छोड़ना है। जब देखें कि अजवाइन खुरासानी ने सारे का सारा घी कवार बूटी का रस जज़ब कर लिया, तो उसके बाद आपने इसको सूखने के लिए, भले आप धूप में रख के सुखा लें, छाँव में रख के सुखा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बिल्कुल ये खुश्क हो जाए तो फिर आपने ये करना है जी कि जितना इसका वज़न है 3 गुना इसमें आपने शहद मिलाना है और माजून तैयार कर लेना है। लेकिन इस एक चीज़ का ख्याल रखना कि इसमें नमी बिल्कुल बची हुई ना हो, बिल्कुल दवा आपकी खुश्क हो जाए, ठीक है। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें शहद मिला के इसका माजून तैयार कर लेना है। अच्छा, अब इसकी जो मिकदार खुराक है वो आप लेंगे एक चाय का चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाने के आधे घंटे के बाद, सही है। और इसमें परहेज़ में जो सब्ज़ियां मैं बताने लगा हूँ, इसमें सबसे पहले आप मरीज़ का आलू, गोभी, बैंगन, करेले, मटर, साग, ठीक है, ये सब्ज़ियां आप मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे। खट्टी चीज़ मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे। कोई भी मरीज़ कोई भी खट्टी चीज़ ना खाए। मिसाल के तौर पे दही, लस्सी, अचार, टमाटर, केचप, जिस चीज़ में भी तुरशी है, खटास है, वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा दालें तमाम की तमाम बंद कर दें, कोई दाल मरीज़ को खाने के लिए ना दें, ठीक है। सब्ज़ियों में जैसे कद्दू, टिंडा, भिंडी, अरवी, गाजर, मूली, शलजम, मूंगरे, ठीक है, ये वो सब्ज़ियां हैं जो आप खिला सकते हैं। काली मिर्च में सालन बनाएं, उसमें देसी घी इस्तेमाल करें, हस्बे ज़रूरत जितना मरीज़ ले सके, आसानी से खा सके, वो आप बेशक रोटी पे लगा के दे दें या सालन में शामिल करके दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दें ताकि खुश्की जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो और फेफड़ों के अंदर का जो मॉइस्चर है वो अपनी नॉर्मल सतह पे आना शुरू हो जाए, जो सांस की नालियाँ खुश्क हो रही हैं वो तर होना शुरू हो जाए, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा 2 काम आपने करने हैं कि जब मरीज़ रात को सोने लगे तो सोने से पहले आप खालिस बादाम का तेल और कास्टर ऑयल, इन दोनों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसी ड्रॉपर में डाल के रख लें, बराबर वज़न में आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक ड्रॉपर लें, ड्रॉपर में डाल के आप रख लें। रात को सोने से पहले मरीज़ के दोनों नथनों में 3 से 4 ड्रॉप इस तेल के डाल के उसके बाद मरीज़ को चित लिटाएँ सीधा, ठीक है। यानी अच्छा, ये एक चीज़ है कि मिसाल के तौर पे अगर दमे का अटैक खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो फिर नहीं लिटाना चाहिए इस तरह से, लेकिन क्योंकि ये दवा हमने पहुंचानी है, यहाँ से नाक के रास्ते ये गले तक जाए, पूरा ये ट्रैक जो है वो होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए फिर आपने ये काम करना है कि थोड़ी देर के लिए मरीज़ को लिटा देना है। जब देखें कि भाई 15-20 मिनट गुजर गए, उसके बाद जैसे दिल करे मरीज़ करवट लेके सो सकता है, ठीक है। ये मुकम्मल मैंने इसका तरीक़ाकार आपको बता दिया, इलाज आपको बता दिया। अब आते हैं जी दूसरी टाइप का दमा। ये वो दमा है कि जिसको हिकमत के अंदर, तिब के अंदर सोजिश वाला दमा कहते हैं, कि जो गर्मी की यानी पैदावार है, और ऐसे मरीज़ के जिनको बहुत ज़्यादा यानी
उनको सीने में दर्द भी महसूस होता है, सांस इतना ज़्यादा शदीद नहीं होता, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, लेकिन ठीक है उनके सीने में दर्द बड़ा ज़बरदस्त होता है। रंगत पीली होती है, पेशाब बहुत कम आता है। ठीक है, तो अगर ये अलामात हैं तो इसके लिए हाँ एक चीज़ इसमें मज़ीद नोट कर लें कि मुंह का जायका सुबह के वक्त कड़वा होगा। ये अलामात हैं सुफरावी दमे की या गर्मी से पैदा होने वाले दमे की। तो इस सूरत में आपने करना ये है जी कि इसके इलाज के लिए आपने मुलट्ठी लेनी है, मुलट्ठी लेनी है, आपने सुहागा लेना है, और आपने तीसरे नंबर पे गूंद कतीरा लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो सुहागा है इसको आप पीस के तवे पे रख के नीचे आग जलाएं। जब देखेंगे ये बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया है, आप इसको पीस लें। पीसने के बाद इसी तरह से आप मुलट्ठी का भी सफ़ूफ तैयार करें, इसको भी आप पीस लें। ठीक है, और तीसरे नंबर पे इसमें जो गूंद कतीरा है आप इसको भी पीस लें। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को पीसने के बाद आप इसका आधा आधा चाय का चम्मच दिन में 3 बार, अगर बकरी का दूध मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप ताज़ा पानी के साथ आप ये तीनों टाइम दवा दें, और ये दवा आपने खाने से आधा पौना घंटा पहले देनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप परहेज़ में सुर्ख मिर्च बंद करें। सबसे पहले इस मरीज़ की सुर्ख मिर्च बंद करें। दमा की तीनों किस्मों में खट्टा बिल्कुल बंद होगा, तुरशी मुकम्मल तौर पे बंद होगी। सही है, कोई भी खट्टी चीज़ ना लें। अच्छा, सबसे पहले आप सुर्ख मिर्च बंद कर दें, उसके अलावा मेथी बंद करें। सही है, और जो पिछली मैंने खुश्क दमा वाले मरीज़ की बताई हैं वो भी ग़िज़ाएँ आप बंद कर दें, और जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई थी कि खुश्क दमे वाला मरीज़ खा सकता है, वो इस दमे वाला मरीज़ भी, सोज़शी दमे वाला मरीज़ भी, वो सारी की सारी ग़िज़ाएँ खा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपने ये करना है जी कि आपने कास्टर ऑयल लेना है, और कास्टर ऑयल में आपने तारपीन का तेल शामिल करना है बराबर वज़न। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को बराबर वज़न में आप मिक्स कर लें, मिक्स करके रख लें। इसको हल्का सा गर्म करें। हल्का सा गर्म करने के बाद रात को सोने से पहले मरीज़ की पसलियों पे, पूरे रिब केज के ऊपर आपने हल्के हल्के हाथ से मसाज देना है, और इसको जज़ब करवा देना है। जज़ब करवाने के बाद आपने कपड़ा लपेट देना है ताकि इतने हिस्से को पसीना आए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि मरीज़ का पेशाब खुल के उसको आना चाहिए। अगर पेशाब की कमी होगी तो उसका दमे का जो है वो दौरा उसको ज़रूर आएगा। अच्छा, और ये दमा चाहे जितना भी पुराना है, जो इलाज मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम 4 माह चलेगा। ठीक है जी। 3 से 4 महीने पाबंदी से और परहेज़ के साथ आपने ये दवाइयाँ इसी तरह से जैसे मैंने बताई हैं वैसे आपने इस्तेमाल करवा देनी है। ठीक है जी। अब आते हैं तीसरी तरफ, वो है जी बलगमी दमा। सफ़ेद बलगम आती है, मरीज़ मोटा ताज़ा है, रंगत सफ़ेद है, आँखों से पानी निकलता रहता है, छींकें कसरत से आती हैं। अगर छींकें ना भी आएँ तो आँखों में पानी पानी सा रहता है, हर वक्त आँखें तर तर रहती हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे प्यास बहुत ज़्यादा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और रात को पैर अक्सर जलते हैं। रात को कंबल से पैर बाहर होते हैं ऐसे मरीज़ के। और ये मरीज़ होता है जी बलगमी दमे का, कि जिसके सांस की नालियों में बलगम की कसरत है, जिसकी वजह से उसको जो दमे का मसला है वो हो रहा है। ठीक है। अब अच्छा, अब इसके लिए परहेज़ क्या है? इसके लिए परहेज़ ये है जी कि सबसे पहले इसका यानी मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ कि इसमें आप मरीज़ को देंगे क्या। आप लेंगे जी तुख्मे हरमल। सबसे पहले तुख्मे हरमल लेंगे और इसको अच्छी तरह आप साफ़ कर लेंगे। ठीक है, मिट्टी विट्टी इससे आपने निकाल लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने खुश्क प्याज का सफ़ूफ लेना है। ठीक है जी, 2 आइटम हो गए। तीसरे नंबर पे आपने इसमें शामिल करना है जी सुर्ख मिर्च पाउडर अच्छे वाला। सही है। चौथे नंबर पे आपने लेना है हंजल, जिसको तुम्मा बोलते हैं, आमतौर पे लोग कोड़ तुम्मा भी बोलते हैं। खरबूजे की तरह होता है देखने में, बहुत ज़्यादा शदीद कड़वा होता है। ये आपने ले लेना है और लेके इसके आपने बीज अलग कर देने हैं। गूदा और छिलका ये दवाई में इस्तेमाल होंगे। ये चारों चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है, यानी तुख्मे हरमल, खुश्क प्याज का सफ़ूफ, ठीक है, तीसरे नंबर पे सुर्ख मिर्च, और चौथे नंबर पे कोड़तुमा का गूदा खुश्क शुदा। ये चारों चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेके इनको अच्छी तरह बारीक पिसवा लेना है, और आपने 00 साइज़ के कैप्सूल भरने हैं। याद रखें कि जैसे मैंने कहा है, सुफरावी मरीज़ को, जिसको सोज़शी दमा है, उसको पेशाब ज़्यादा आना चाहिए। तो जो बलगमी दमे का मरीज़ है उसको दिन में कम से कम 2 से 3 पखाने आने चाहिए, उसको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है।
तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये नुस्खा जैसे बताया वैसे तैयार कर लें। तैयार करने के बाद 1000 mg वाले कैप्सूल आप लें, वो भर के आप रख लें। तीनों टाइम खाने के 1 घंटे के बाद आप सादा पानी के साथ दें, और परहेज़ में ऐसे मरीज़ का दूध बंद कर दें, ठीक है। गर्म या ठंडा दूध बिल्कुल ना पिए। इसके अलावा चावल बंद करें, और वो सब्ज़ियां जो मैंने पहले खुश्क दमे वाले मरीज़ को अलाउ की थी, जिसमें गाजर, मूली, शलजम, ठीक है, टिंडा, भिंडी, अरवी, तोरी, ये सारी की सारी ग़िज़ाएँ इसमें आप बंद कर देंगे। और जो सब्ज़ियां मरीज़ खा सकता है उसमें आलू, गोभी, बैंगन, करेले, मटर, साग वगैरह वो खा सकता है। अच्छा, तुरशी मैंने मना की थी कि तुरशी यानी खटास दमे के हर किस्म के अंदर नुकसान है, तो वो आपने मुकम्मल तौर पे रोक देनी है, तुरशी नहीं देनी। ठीक हो गया जी। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई हो, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछें, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और इस मुकम्मल यानी इलाज को जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैक्सिमम अपने 4 माह तक लेके जाना है। अगर 4 माह तक आप बताएगी परहेज़ के मुताबिक और दवा को बाकायदगी से लेते हैं, उसमें आप नागा नहीं करते, तो इंशाल्लाह आपका दमा मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी। और ये जो हर साल जब सर्दियां आती हैं तो दमे की वजह से परेशान लोग बेचारे बहुत अज़ियत महसूस कर रहे होते हैं, तो उनकी जो है वो इससे खलासी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।